नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो मेंस की सीरीज में हम लोग आज GS2 के बारे में बात करेंगे। चूँकि बीपीएससी मेंस के सिलेबस और GS1 के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आज GS2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो GS2 के बारे में बताएं तो GS2 मोस्ट डायनेमिक पेपर है बीपीएससी का, क्योंकि इससे भी सही रहता है और GS1 भी सही रहता है। लेकिन GS2 में मार्क्स कम दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब GS1 पढ़ेंगे तो GS1 का जो आपका हिस्ट्री पोर्शन है, तो हिस्ट्री पोर्शन मोर और लेस स्टैटिक रहता है। उसमें आप ऑलरेडी एक बार नोट्स बना लीजिए तो हमेशा चलता रहता है, और करंट अफेयर तो रहता ही है जो मोस्ट फेमस होता है। लेकिन GS2 में जितने सारे पेपर हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेज आते रहते हैं, वो चाहे इकोनॉमिक्स का हो या फिर आपका साइंस एंड टेक का हो। तो इसमें आपका वैल्यू एडिशन का ज़्यादा चांसेस होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर किए रहते हैं, अपने नोट्स में वैल्यू एडिट किए रहते हैं, और वो आंसर राइटिंग में भी उनका आंसर आप देखेंगे तो इनरिच रहता है। डेटा हो गया या फिर करेंट इवेंट्स हो गए, तो सारी चीज़ एडिट रहते हैं। जबकि और जो लोग बेसिकली एक बार नोट्स बना लिए और उसी से ही चला रहे हैं, तो उनका आंसर उतना अच्छा नहीं होता है। वो चाहे पॉलिटी का हो, सुप्रीम कोर्ट के नए नए आते रहते हैं उनका अपडेट्स, तो वो सब भी ऐड करना होता है। पॉलिटी के क्वेश्चंस में केस लिखने होते हैं, तो मार्क्स फेच होते हैं अच्छे। अदरवाइज वो लोग मार्क्स बहुत कम देते हैं। तो GS2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट सिलेबस में के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस में, और उसके बाद अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसमें हमें प्रोसीड करना है। तो सिलेबस की बात करें तो GS2 में आपका 3 सेक्शन होता है। एक पॉलिटी का होता है, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का होता है, और थर्ड साइंस एंड टेक का होता है। तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी जो रहता है मिक्स क्वेश्चन रहता है। कुछ पोर्शन जो ओवरलैप करते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पोवर्टी हो गया, पोवर्टी के बाद आपका एनर्जी हो गया। तो ये दोनों में ओवरलैप करता है जो टॉपिक। और कभी कभी ज्योग्राफी का सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे बिहार का फिजियोग्राफिक पूछा जाएगा, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पूछा जाएगा, प्लेटिव सिस्टम पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी का भी क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन हमें वैल्यू एडिशन करना होता है इसमें केसेस लिखने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लिखने होते हैं, और बहुत नया नया जो अपडेट्स आता रहता है उसे भी वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। तो 3 सेक्शन है आपके। फर्स्ट पॉलिटी और इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एक मर्ज रहता है, और साइंस एंड टेक के 2 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो जिसमें पाँच क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर, और एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। तो और देखते हैं हम लोग पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में जो सिलेबस में दे रखा है कि विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। तो बिहार और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें और जब आप देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बीपीएससी के मोर और लेस कुछ टॉपिक्स हैं उसी के आसपास रिवॉल्व करता रहता है। तो आपका कुछ क्वेश्चन कभी फंडामेंटल जो राइट्स है और प्रिम्बल हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रखा है कि फंडामेंटल राइट्स एक तरह से हमें अधिकार देता है, दूसरे तरफ से अधिकार छीनता भी है। तो ये है, प्रिम्बल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फंडामेंटल राइट से पूछे गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी पूछे गए हैं, DPSP से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर तो इससे तो ऑब्सेशन है बीपीएससी को, बहुत बार बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रखा है। और पार्लियामेंट सिस्टम से है, गवर्नमेंट कैसे फेडरल कैसे काम करता है इंडिया में, और यूनिटरी गवर्नमेंट है तो वो कैसे काम करता है, सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसे चलता है। तो ये भी क्वेश्चन फेमस है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का, और गवर्नर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा, और इंडियन फेडरलिज्म का ट्रेंड्स क्या है, कैसे कैसे ये इवॉल्व किया है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स प्रेसिडेंट से भी पूछे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका है पार्लियामेंट का सॉवरेंटी एंड राज्यसभा का सॉवरेंटी। राज्यसभा और लोकसभा में क्या, दोनों में क्या कॉमन है, और कौन से पावर्स राज्यसभा के स्पेशल हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। और पावर फंक्शन एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन, रोल ऑफ कास्टिज्म एंड लैंग्वेज, ये सब इलेक्शन के लिए जो हैं वो पूछे जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट भी पूछा जाता है।
पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल सेक्शन में और है कास्ट पॉलिटिक्स, कोलिशन पॉलिटिक्स, जो 70 में भी पूछा गया। और कास्ट पॉलिटिक्स तो आपको करके ही जाना है, चाहे पूछे ना पूछे। कब पूछ देगा, लगातार भी पूछ सकता है, अल्टरनेट करके भी पूछता है, ठीक है। रीजनल पार्टीज़, आपको पता होगा कि बिहार में रीजनल पार्टी जेडीयू हो, राजद हो, वो काफ़ी डोमिनेंट है, तो रीजनल पार्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स इस बार भी पूछा गया, 70 में भी पूछा गया लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स से, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स से जितने क्वेश्चन है ना पॉलिटी में, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वोट बैंक का हो, कास्ट पॉलिटिक्स का हो, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स का हो, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इलेक्शन कमीशन में सुधार की बात हो, इलेक्शन कमीशन में कैसे कैसे सुधार किए गए हैं, वो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट एंड स्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स हो गया, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप हो गया, 1-2 बार पूछा है। पॉलिटिक्स इन बिहार, तो बिहार का क्या पॉलिटिक्स है, तो कास्ट पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आ जाएगा आपका, ठीक है। बिहार का पॉलिटिक्स जो है मोर और लेस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है कास्ट पॉलिटिक्स से। और इंडियन डेमोक्रेसी कैसे कैसे है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकुलरिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। और ई गवर्नेंस, जोनल काउंसिल, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में अब पूछे जा रहे हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वाटर शेयरिंग, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका ब्रॉडली जो अभी तक पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ओवरऑल कवर है। इतना तक यदि आप नोट्स बना लेते हैं, इतना तक करके जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन पॉलिटी में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर करता है, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में, वो कवर करता है, ठीक है। अब हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन विल बी पुट ऑन प्लानिंग इन इंडिया, द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। तो दोनों से ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो होता है ना सिलेबस, ये बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपका सब कुछ, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होता है, इंडस्ट्रीज भी पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना होता है। तो जब आप नोट्स मेकिंग करेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का, और इससे करके भी जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों मिक्स करता है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो सिलेबस बड़ा हो जाएगा आपका, और कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर में जो रहता है ना, उसमें काफ़ी नए नए डायमेंशन को ऐड करे रहते हैं। एनर्जी को ऐड करेगा, टूरिज़्म को ऐड करेगा, तो आपको करके जाना है। तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ में जैसे टूरिज़्म का हो गया, IT पॉलिसी हो गया, तो ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसोर्स पोटेंशियल पूछे जाते हैं, बिहार में क्या क्या है रिसोर्सेज, वो चाहे आपका मिनरल्स हो, तो ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में भी कभी कभी पूछा जाता है कि इंडिया में जो कोल का है वो कहाँ कहाँ है। और उसके बाद डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ बिहार के बैकवर्डनेस का कारण क्या है, बिहार का डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बताएं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैलेंजेस पूछे जाते हैं कि बिहार और इंडिया के भी रेस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, बिहार के रेस्पेक्ट में भी पूछे जाते हैं, और जो नई पॉलिसीज आए हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रीज, तो बिहार के इंडस्ट्रीज़ के लिए क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बात चलता रहता है गवर्नेंस में इंडस्ट्रीज़ को लेकर, और इस बार इंडस्ट्रीज़ के लेकर गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम भी लेकर आती है, तो इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी की बात कर ले, सेपरेट ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में पहले मानसून से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है मानसून से। और उसके बाद आपका एल नीनो और लानीना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्योग्राफी की बात कर ले, वो इंडिया ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। यदि बिहार की बात करें ज्योग्राफी में, तो आपका डिस्पैरिटी पूछा जाता है। डिस्पैरिटी आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे में आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनका पर कैपिटा इनकम है और इलेक्ट्रिसिटी यूज में कम है, डीजल में कम है, तो इस तरह से रीजनल डिस्पैरिटी और डेवलपमेंट डिस्पैरिटी में भी पूछा जाता है। जैसे नॉर्थ बिहार में हमेशा फ्लड से अफेक्टेड रहता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी स्लो है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। जीविका फेमस है, जीविका के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद अर्बेनाइजेशन, बिहार में अर्बेनाइजेशन कितना है, 16% जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, और इस तरह से मतलब अर्बेनाइजेशन का रेट क्या है, और बिहार में इतना लो अर्बेनाइजेशन क्यों है, अर्बेनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई गवर्नेंस से पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार का ई गवर्नेंस फेमस है, और बिहार बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। 7 निश्चय जो फ्लैगशिप स्कीम है नीतीश कुमार की, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और डिसास्टर मैनेजमेंट। अब डिसास्टर मैनेजमेंट को अलग नहीं करें, उसी में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपका डिसास्टर मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। तो उसमें मुख्यतः पूछे जाते हैं जो नेचुरल डिसास्टर इन बिहार, जो सबको कंबाइन कर देगा, या फिर सेपरेट करके पूछेगा कि फ्लड का और ड्राउट का क्या क्या है, इसमें क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है और क्या क्या स्कीम ऑलरेडी चल रहे हैं, इसके लिए क्या कौन सा अफेक्टेड एरिया है। तो ये सब सारा ऐड करना रहता है आपको आंसर में। उसके बाद लाइटनिंग एंड हीट वेव, इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, फिर भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है बिहार से, तो नोट्स मेकिंग में आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। और जब नेचुरल डिसास्टर पूछता है तो ये सब हमें देना रहता है, साइक्लोन का भी देना रहता है, फ्लड का भी देना रहता है और ड्राउट का भी देना रहता है। अब एग्रीकल्चर की बात कर ले तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर बिहार का बैकबोन है, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे 4th एग्रीकल्चर रोड मैप जो आया है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। फूड प्रोसेसिंग जो सनराइज इंडस्ट्री है, तो सनराइज इंडस्ट्री होने के साथ साथ एग्रीकल्चर से सीधा डायरेक्टली ये ओवरलैप करता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से पूछा जाता है। और उसके बाद एनर्जी से तो क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने बताया आपको, एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर की बात करें तो इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेकर आई है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एग्रीकल्चर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सोशल सर्विसेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो हेल्थ एंड एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हैं जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहते हैं। अब उसके बारे में बाद हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन होता है वो मोर और लेस जो एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कंप्यूटर के बारे में भी शॉर्ट आंसर में पूछ रखा है। कंप्यूटर और या फिर लैन वैन ये सब पूछे जाते हैं। तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ब्रॉड जो पूछा गया है अभी तक उसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका पॉल्यूशन कंट्रोल में साइंस एंड टेक का क्या रोल है। एप्लीकेशन बेस्ड होता है, आपका एग्रीकल्चर में पूछ देगा एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक का क्या रोल है। बिहार में फ्लड्स को रोकने के लिए इसमें साइंस एंड टेक क्या रोल निभा सकता है। उसके बाद फ्लड फोरकास्टिंग में हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल में हो गया, एजुकेशन में साइंस एंड टेक का क्या, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। तो ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चंस। टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग्स, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। तो जो आप साइंस एंड टेक का बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये होता है कि साइंस एंड टेक में क्या क्या डेवलपमेंट हो रखा है, और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड बनाएंगे। एग्रीकल्चर पे हो गया, जो भी रिलेटेड है बिहार से, एग्रीकल्चर हो गया या आपका पॉल्यूशन हो गया या फिर आपका फूड इंडस्ट्री हो गया और एजुकेशन हो गया, इसमें साइंस एंड टेक या फिर डिसास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता है। तो साइंस एंड टेक का भी आपका सिलेबस क्वेश्चन भले 2 पूछे जाते हैं, लेकिन नोट्स मेकिंग और आपको पढ़ना तो सारा पड़ता है, तो इसमें भी सिलेबस का ज़्यादा ही हो जाता है आपका साइंस एंड टेक में। बट करके जाना है आपको, और क्वेश्चन आसान होते हैं क्योंकि एक बार आप साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो आप हर जगह उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं होता है। चैलेंजिंग में आपका इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पोर्शन आएगा और आपका पॉलिटी का आएगा, क्योंकि पॉलिटी का आपको बहुत ब्रॉडली बनाना है उसमें नोट्स। और पॉलिटी की बात बताएं तो पॉलिटी अब GS1 में भी पूछा जा रहा है। आप 70 मेंस का उठाकर देख लीजिए, तो 70 मेंस में आपका क्या हुआ था कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के करंट इवेंट्स थे वो उठा के GS1 में डाल दिया गया था, इसलिए आपको पॉलिटी अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट और साइंस एंड टेक के बारे में बात कर ले तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और नया CRISPR-9, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब जो क्वेश्चन बन रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक में, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले बहुत पूछा जा रहा है, अब भी फिर से डेवलपमेंट हुआ है इस बार बजट में। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट स्टेप उठाई है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से 21st में भी आने की संभावना रहेगी क्वेश्चंस की,
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पेपर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट आंसर का होता है। तो 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं जो 8 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए ये 70 का पेपर है। तो फर्स्ट है आर्टिकल 32 क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ रखा है और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम 73 एंड 74 अमेंडमेंट। और उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 38 नंबर का। तो ये 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 2 एंड 3। और उसके बाद जो फोर्थ रहता है वो सेक्शन 2 का रहता है। तो सेक्शन 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 8 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों मिक्स रहेगा आपको। इसमें आपको सबसे मुश्किल ये होता है कि ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एक ऑप्शन रहता है कि ये नहीं तो वो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सारे करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का मर्ज करके रहता है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे और ज्योग्राफी से भी रहेंगे। तो ये आपका है फर्स्ट आप देख सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल। तो मानसून से हो या विंटर रेनफॉल से हो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद सुटेबल जोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स के बारे में पूछ रखा है। तो कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है और कुछ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है। और 2 आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। लॉन्ग आंसर में एक और में दिया रहता है, यदि आपको ये अच्छे से नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं। और इसी 6 में भी ऐसा ही है। तो फर्स्ट सेक्शन 1 में आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट आपका शॉर्ट आंसर रहेगा और 2 क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग आंसर का, ठीक है। और सेक्शन 2 में भी आ जाइए तो फर्स्ट आपका शॉर्ट आंसर रहेगा और 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे। अब सेक्शन 3 में आते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। तो साइंस एंड टेक में भी शुरू करेगा तो फर्स्ट आपका शॉर्ट आंसर में रहेगा। तो शॉर्ट में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 ही रहता है, बहुत लोग कन्फ्यूज कर गए थे। तो 6 क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट आंसर में। और उसके बाद आपका एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। इसमें और करके देता है, यदि ये नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं तो बी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान नहीं है। ये पेपर मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि बहुत फास्ट लिखना होता है और बहुत सारे आप क्वेश्चन का नंबर देख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसमें। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि सबसे पहले तो आप अच्छे से नोट्स बना ले सबका, वो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो या साइंस एंड टेक का हो। और उसके बाद उसे मगअप कर ले, रोटअप कर ले, याद कर ले। याद करने के बाद अच्छे से आप प्रैक्टिस आपको करना होगा सारे। एक बार तो आप ऐसा करें कि PYQ उठा के एक पेपर को उठाएं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज लगा के जाएं। क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है GS2 में। GS1 में है कि आपका 72 मार्क्स का आपका DI होता है। तो DI आपसे आप एब्सोलूट नंबर फेच कर लेते हैं, लेकिन इसमें सारे सब्जेक्टिव हैं और उसमें मार्क्स कम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप नोट्स मेकिंग करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। तो ये था आपका GS2 का। GS1 का ऑलरेडी करा रखा है मैंने। अब इसके बाद हम लोग एसे के बारे में बात करेंगे, एसे कैसे अप्रोच करना है। और एसे के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी शुरू करेंगे और टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाएंगे मेंस के लिए, डेडिकेटेड मेंस के लिए। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं देने हैं आपको। तो ये आपका GS2 का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग एसे कर लेकर आएंगे। थैंक यू।